हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सुबलच। अभी हम लोग भूगोल में दक्कन के पठार के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोगों ने महाराष्ट्र का पठार और कर्नाटक के पठार के बारे में पढ़ लिया है। आज के इस वीडियो में हम दक्कन के पठार में तेलंगाना पठार, रॉयल सीमा और मेघालय के पठार के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए आज क्लास शुरू करते हैं। तो आज हम लोग चर्चा करते हैं तेलंगाना पठार, रॉयल सीमा और मेघालय पठार के बारे में। आज हम लोग सबसे पहले इसके लोकेशन को समझेंगे कि ये कहाँ कहाँ स्थित है। तो ये हमारा भारत का मैप दिख रहा है, यहाँ पे हमारा भारत का मैप है। और जो तेलंगाना पठार, रॉयल सीमा और मेघालय पठार, ये सभी दक्कन के पठार का ही हिस्सा है। और हमारा दक्कन का पठार कहाँ पे है? तो इस स्थान पे हमारा दक्कन का पठार पड़ता है, प्रायद्वीपीय भारत वाले क्षेत्र में, दक्षिणी भारत वाले क्षेत्र में। और दक्कन के पठार में तेलंगाना पठार और रॉयल सीमा कहाँ पे स्थित है? तो आप यहाँ देख रहे होंगे, ये जो दक्षिण भारत है, दक्षिणी भारत का जो मैप है यहाँ पे, इसमें ये वाला भाग, ये वाला जो भाग है, ये हमारा क्या है? ये हमारा केरल राज्य है। केरल राज्य के बगल में ये वाला क्या है? ये हमारा तमिलनाडु राज्य है। और तमिलनाडु राज्य के ऊपर में ये क्या है? ये आंध्र प्रदेश है। और ये हमारा तेलंगाना है। तो के से केरल, टी से तमिलनाडु, एपी से आंध्र प्रदेश और टी से तेलंगाना। तो तेलंगाना, पूरा तेलंगाना जो क्षेत्र है वह क्या है? तेलंगाना पठार है। तो तेलंगाना पठार हमारा ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र हमारा क्या रहा? तेलंगाना पठार है। ये क्षेत्र पूरा हमारा तेलंगाना पठार के अंतर्गत आता है। रॉयल सीमा की बात करें तो जो रॉयल सीमा है वो हमारा पड़ता है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में इस हिस्से में पड़ता है, इधर वाले क्षेत्र। जो दक्षिणी आंध्र प्रदेश है, यहाँ पे जो दक्षिणी आंध्र प्रदेश है वहां पे हमारा रॉयल सीमा पठार पड़ता है। अब इधर क्यों नहीं पड़ता है? तो हम जब पहले पढ़े थे तो उसमें क्या पढ़ा था? प्रायद्वीपीय भारत के बारे में। ये मान लीजिए, ये हमारा पूरा प्रायद्वीपीय भारत है, ये हमारा पूरा प्रायद्वीपीय भारत है। तो इसमें इधर एक और क्या है? हमारा पूर्वी घाट है, एक और पूर्वी घाट है और एक और हमारा है पश्चिमी घाट है। और इनके बीच में हमारा क्या है? दक्कन का पठार है। ये वाला क्षेत्र हमारा दक्कन का पठार है। पठारी क्षेत्र कहाँ है? यहाँ पे है। पठारी क्षेत्र हमारा ये वाला है। और ये जो है इधर, इधर आपका है तटीय मैदान। इधर जो पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट के पूर्वी हिस्से में ये हमारा तटीय मैदान है। और यहाँ पे भी ये भी तटीय मैदान है, ये तटीय मैदान है। तो जो एपी का, जो आंध्र प्रदेश का ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा किधर आता है? ये तटीय मैदान के अंतर्गत आता है। ये वाला हिस्सा तटीय मैदान के अंतर्गत आता है। जो दक्कन का पठार है, ये दक्कन का पठार हमारा इस क्षेत्र में आता है। तो इसके अंतर्गत यहाँ वाला हिस्सा आता है जिसको रॉयल सीमा के नाम से जानते हैं। रॉयल सीमा का पठार जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ से हमने तेलंगाना पठार, रॉयल सीमा के लोकेशन को समझा कि तेलंगाना पठार हमारा यहाँ पे स्थित है और रॉयल सीमा हमारा यहाँ पे स्थित है। अब अगला है मेघालय पठार। मेघालय पठार कहाँ है? तो जब हम लोग पूर्वोत्तर राज्यों, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ जाते हैं, मेघालय वाले क्षेत्र में इधर, तो मेघालय में पड़ता है हमारा मेघालय का पठार। तो ये वाला जो क्षेत्र है ये हमारा पूरा मेघालय का पठार है। यहाँ पे मेघालय स्थित है, तो मेघालय में ही मेघालय का पठार है। ये इसका जो कुछ क्षेत्र है मेघालय पठार का, कुछ क्षेत्र असम तरफ भी जाता है। असम में भी इसका विस्तार देखने को मिलता है मेघालय के पठार का। तो यहाँ से हमने तेलंगाना पठार, रॉयल सीमा और मेघालय पठार, इन तीनों के लोकेशन को समझ लिया। अब हम लोग बात करते हैं तेलंगाना पठार और रॉयल सीमा के बारे में विस्तार से। तो सबसे पहले तेलंगाना पठार और रॉयल सीमा, इनके बारे में बात करें तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पे प्री कैम्ब्रियन चट्टानें पाई जाती है। जो तेलंगाना पठार है और जो रॉयल सीमा है, इसमें प्री कैम्ब्रियन चट्टानें पाई जाती है। जब हम लोग महाराष्ट्र का पठार पढ़े थे इस क्षेत्र में, तो हमने समझा था कि महाराष्ट्र के पठार में 95% जो उसका हिस्सा है उसमें बेसाल्ट चट्टान है। उसके बाद हम लोगों ने कर्नाटक का पठार पढ़ा। कर्नाटक के पठार में हमने समझा कि यहाँ बेसाल्ट चट्टान भी है, आर्कियन चट्टान भी है और धारवाड़ चट्टान भी है। इसी प्रकार से तेलंगाना पठार और रॉयल सीमा, तेलंगाना पठार ये वाला क्षेत्र और रॉयल सीमा ये वाला क्षेत्र, इन दोनों क्षेत्रों में प्री कैम्ब्रियन चट्टानें पाई जाती हैं। जैसे कि ग्रेनाइट हो गया, नीस हो गया, सिस्ट हो गया, ये सभी चट्टानें प्री कैम्ब्रियन चट्टानें हैं। और इसी प्रकार के चट्टान पाए जाते हैं रॉयल सीमा और तेलंगाना पठार में। आगे बात करें तो रॉयल सीमा और तेलंगाना पठार, ये दोनों क्षेत्र संप्राय मैदानी क्षेत्र हैं। अब संप्राय मैदानी क्षेत्र क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी बात किया है, आज भी बात कर लेते हैं।
तो जो मैदानी क्षेत्र होता है, मैदान तो हम लोग जानते हैं कि समतल क्षेत्र को मैदान कहते हैं। जो हमारा समतल क्षेत्र होता है, प्लेन एरिया जो होता है, वो हमारा मैदानी क्षेत्र है। लेकिन संप्राय मैदान क्या होता है, तो आप इसको समझिए। तो आप यहां देख रहे होंगे, ये एक हमारा फिगर है कुछ इस प्रकार से। मान लीजिए कोई क्षेत्र इस प्रकार से होगा और इसमें एक नदी मान लीजिए इधर से बह रही है, इधर से एक नदी बह रही है, नदी बह रही है लंबे समय से नदी का बहाव यहाँ पे हो रहा है। इस क्षेत्र में नदी बह रही है और नदी की जो धारा है वो बहुत तीव्र गति से बह रही है, बहुत ही तीव्र गति से बह रही है। और तीव्र गति से बहने से क्या हुआ, जो नदी है इसका ऊपर का हिस्सा को काट दी, इसका ऊपर का हिस्सा को काट दी, नदी का जो जल है इसका ऊपर का हिस्सा को काट दी और कुछ इस प्रकार से बन गया। तो पहले जो ये क्षेत्र था, पहले ये क्षेत्र इस प्रकार से था, पहले ये क्षेत्र इस प्रकार से था, लेकिन इसको काट के इस प्रकार से बना दिया गया है, काट के इस प्रकार से बना दिया गया। तो यहाँ जो ये समतल हो गया, नदी के जल ने क्या किया, काट के इसको समतल कर दिया और समतल करने से ये क्या हो गया, मैदानी क्षेत्र बन गया। तो इस प्रकार से जो मैदानी क्षेत्र बनता है उसको बोलते हैं संप्राय मैदानी क्षेत्र। ये हमारा हो गया संप्राय मैदान। तो ये हमारा संप्राय मैदान हो गया, मतलब ये कटा, नदियों के द्वारा अपर्दन किया गया। यहाँ का जो ये वाला हिस्सा का जो मिट्टी होगा उसको क्या किया, अपर्दन किया। किसने, नदियों ने। तो नदियों के द्वारा जब अपर्दन किया जाता है और उसके अपर्दन के बाद जिस मैदानी क्षेत्र का निर्माण होता है वो हमारा कहलाता है संप्राय मैदान। तो अपर्दन से बना संप्राय मैदान। अब अगला है, एक और मैदान बनता है। मान लीजिए ये हमारा जो है ये नदी है, ये क्या है, नदी, यहाँ जल बह रही है। नदियां क्या करती हैं, बहुत दूर से बह के आती है तो अपने साथ बहुत सारे चीजों को लाती है, धूल, मिट्टी, पत्थर, इस तरह की चीजें, बहुत सारे चीजों को वो काट के अपर्दित करके लाती है। अब जैसे यहाँ पे इस हिस्से में काटी, इसका ये भाग, इस भाग को, ये वाले भाग को काट दी, ये वाला भाग को काट के इसको प्लेन की। तो ये जो भाग काटा है इसको नदियों ने, इस भाग को काटा तो उसको कहाँ लेके जाएगी, नदियां जिधर जिधर बह के जाएगी, जिस दिशा में बह के जाएगी उसको साथ में लेके जाएगी। तो उसी प्रकार से नदियां क्या करती है, बहुत दूर से बह के आती है और बहुत सारी चीजों को, कंकड़, पत्थर, धूल, इन सभी चीजों को अपने साथ बहा के ले आती है और बहा के ले जाती है। उसके बाद इसको एक जगह पे, जब नदियों की जो धारा है, गति उसकी धीमी हो जाती है, तो नदियां उस जो अपने साथ बहा के लाती है उन सभी चीजों को एक स्थान पे इकट्ठा कर देती है, एक स्थान पे इसको जमा कर देती है, यहाँ पे निक्षेपण कर देती है। जैसे यहाँ से नदियां लाई धूल, मिट्टी, कण, और उसको इस स्थान पे क्या कर दे, निक्षेपण कर दी, डिपॉजिट कर दी। और निक्षेपण से जो ये मैदानी क्षेत्र बनता है, यहाँ पे भी समतल क्षेत्र बन जाता है। तो जो ये समतल क्षेत्र बना उसको बोलते हैं जलोढ़ मैदान। उसको क्या बोलते हैं, जलोढ़ मैदान, उसको बोलते हैं जलोढ़ मैदान। तो नदियों के द्वारा जब धूल कण, मिट्टी का निक्षेपण किया जाता है और उससे जो मैदानी क्षेत्र बनता है उसको जलोढ़ मैदान बोलते हैं। और नदियों के द्वारा जब मिट्टी का अपर्दन किया जाता है और अपर्दन से जो मैदानी क्षेत्र बनता है उसको बोलते हैं संप्राय मैदान। यानी मैदान दो तरह से बनते हैं, नदियों के द्वारा दो तरह से मैदान को बनाया जाता है। एक तो बनाया जाता है अपर्दन से, अपर्दन करके बनाता है नदी, उसको संप्राय मैदान। और एक होता है निक्षेपण से, डिपॉजिट से, जिसको बोलते हैं जलोढ़ मैदान। तो हमने समझ लिया संप्राय मैदान क्या है और जलोढ़ मैदान क्या है। तो इसी प्रकार से जो तेलंगाना पठार और जो रॉयल सीमा है, ये दोनों क्षेत्र, तेलंगाना पठार ये और ये रॉयल सीमा, ये दोनों जो क्षेत्र हैं ये हमारा है संप्राय मैदान। अब संप्राय मैदान है यानी इसका जो निर्माण हुआ है, पहले ये क्षेत्र इस प्रकार से होगा तो नदियों के द्वारा काट छाट के इसको बनाया गया है संप्राय मैदान के रूप में, यानी अपर्दन के माध्यम से इसका निर्माण हुआ। ये दो क्षेत्र जो है तेलंगाना पठार और रॉयल सीमा, इसका निर्माण अपर्दन के माध्यम से हुआ, नदियों के द्वारा अपर्दन करके इसको प्लेन किया गया है, इसको समतल बनाया गया है, जिससे संप्राय मैदान का निर्माण हुआ। अब आगे बात करें तो रॉयल सीमा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात याद रखनी है। रॉयल सीमा के बारे में क्या याद रखना है कि जो रॉयल सीमा है, सबसे पहले तो ये तो आंध्र प्रदेश राज्य में पड़ता है, लेकिन जो ये आंध्र प्रदेश राज्य में जिस क्षेत्र में पड़ता है वहां आंध्र प्रदेश के 4 जिलों को कवर करता है। आंध्र प्रदेश के 4 जिलों में रॉयल सीमा का विस्तार देखने को मिलता है, आंध्र प्रदेश के 4 जिलों में। अब ये 4 जिले कौन कौन से हैं? पहला है कुर्नूल, कुड़प्पा, अनंतपुर और चित्तूर।
ये 4 जिले हैं जहां पे रॉयल सीमा का विस्तार देखने को मिलता है। कुर्नूल, कुड़प्पा, अनंतपुर, चित्तूर। आपका कुर्नूल जो है, कुर्नूल यहाँ पड़ेगा इस क्षेत्र में, ये कुर्नूल। उसके बाद इधर कुड़प्पा पड़ेगा, उसके बाद यहाँ अनंतपुर पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे आपका इस कोने पे यहाँ पे पड़ेगा चित्तूर। कुर्नूल, कुड़प्पा, अनंतपुर और चित्तूर। तो इस प्रकार से 4 जिलों में रॉयल सीमा का विस्तार हुआ है आंध्र प्रदेश में। और इन 4 जिलों को एक और नाम से जाना जाता है, वो नाम है सीडेड डिस्ट्रिक्ट। सीडेड डिस्ट्रिक्ट। अब आपके दिमाग में ये सवाल होगा कि ये सीडेड डिस्ट्रिक्ट क्या है। सीडेड कहने का मतलब होता है सौंपे गए जिले। तो जब ब्रिटिश शासन भारत में था, भारत में जब ब्रिटिश शासन था तो उस समय ये जो क्षेत्र था ये हैदराबाद के अंतर्गत आता था। ये पूरा क्षेत्र हमारा हैदराबाद के अंतर्गत आता था, ये तेलंगाना आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र। और हैदराबाद में एक निजाम होते थे, वो निजाम क्या किए थे कि ये जो 4 जिले हैं कुर्नूल, कुड़प्पा, अनंतपुर, चित्तूर, इसको ब्रिटिश सरकार को दे दिए थे, सौंप दिए थे ब्रिटिश सरकार को। इसीलिए इसको कहा जाता है सीडेड डिस्ट्रिक्ट्स। इसको क्या कहा जाता है? सीडेड डिस्ट्रिक्ट्स, मतलब सौंपे गए जिले। तो कुर्नूल, कुड़प्पा, अनंतपुर और चित्तूर, इन 4 जिलों को हैदराबाद के निजाम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया गया था, दे दिया गया था। इसीलिए इसको सीडेड डिस्ट्रिक्ट्स के नाम से भी जाना जाता है। सीडेड डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन से? तो कुर्नूल, कुड़प्पा, अनंतपुर, चित्तूर। और यहीं पे हमारा रॉयल सीमा का विस्तार देखने को मिलता। अब आगे बात करें तो यहाँ पे जो तेलंगाना पठार है और जो हमारा रॉयल सीमा है, ये क्षेत्र, इन दोनों को जब मिला दिया जाता है तो मिलाने के बाद कुछ हमारा इस प्रकार का फिगर देखने को मिलेगा। तो ये हमारा ऊपर वाला तेलंगाना पठार है और नीचे वाला रॉयल सीमा है। यहाँ पे जो रॉयल सीमा है इसमें हमारा जो कुर्नूल है, कुर्नूल जिला हमारा यहाँ पे पड़ेगा इस हिस्से में। यहाँ हमारा कुर्नूल है, यहाँ पे हमारा कुड़प्पा है और यहाँ पे उसके बाद इधर आपका अनंतपुर है और लास्ट में जो बचा चित्तूर आपका यहाँ पे है। तो इस प्रकार से ये 4 जिले में विस्तार हमें देखने को मिलता है रॉयल सीमा का। तो 4 जिले इस प्रकार है। तो इधर आपका रॉयल सीमा हो गया, ये ऊपर वाला हिस्सा आपका, ये वाला क्षेत्र, ये पूरा ये वाला क्षेत्र आपका हो गया, ये वाला पूरा, ये हमारा तेलंगाना का पठार हो गया। अब इस पठारी क्षेत्र में कुछ नदियां प्रवाह करती हैं, बहती है। जैसे आप इस फिगर में देख पा रहे होंगे कि जो सबसे ऊपर में आपको दिख रहा है ये हमारा गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी तेलंगाना पठार से होकर गुजरती है। ये कहां से आती है? तो महाराष्ट्र से आती है। महाराष्ट्र में एक स्थान है त्र्यंबकेश्वर, वहां से निकलती है और वहां से बहते हुए ये तेलंगाना पठार को पार करते हुए इधर बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती है। गोदावरी के बाद आपको और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको कृष्णा नदी दिख रहा होगा। कृष्णा नदी के ऊपर में तेलंगाना पठार है, इसके नीचे में हमारा रॉयल सीमा है। तो कृष्णा नदी ये भी कहां से निकलती है? तो ये हमारा महाबलेश्वर से निकलती है और वो आगे बढ़ते हुए यहाँ पे कृष्णा नदी आपका आगे इधर बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती है। और आपका रॉयल सीमा में एक और नदी देखने को मिलता है, पेन्नरू नदी। और ये पेन्नरू नदी के ही किनारे में बसा हुआ है कुड़प्पा। ये जो क्षेत्र है कुड़प्पा जिला, ये कुड़प्पा जिला। तो ये कुड़प्पा जिला पेन्नरू नदी के किनारे ही बसा हुआ है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ नदियां। अब यहाँ नदियां हैं, तो नदियां होने के बावजूद भी इस पठारी क्षेत्र में तेलंगाना पठार और इधर रॉयल सीमा, इनमें क्या है कि जल का समस्या है। यहाँ पे जल की समस्या होती है, नदियां बहती हैं यहाँ से, फिर भी यहाँ पे जल की समस्या है। अब आपके दिमाग में सवाल होगा कि ऐसा क्यों होता है, नदियां होने के बाद भी जल की समस्या क्यों है? तो सबसे पहले बात करें तो यहाँ हम जानते हैं कि ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में ढाल बहुत अधिक है। आप जानते हैं यहाँ जो ये प्रायद्वीपीय भारत की हम बात करते हैं तो सारी नदियां इधर बह के आती है, सारी नदियां इस प्रकार से इस दिशा में इधर बह के आती है। अब सारी नदियां इधर बह के आती है तो जो ये क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र क्या है? ये पूरा ढाल है, यहाँ पे बहुत ज्यादा ढाल है। तो नदी इधर से बह के आती है और यहाँ तेज ढाल मिलता है। इस तेलंगाना पठार और रॉयल सीमा वाले क्षेत्र में तेज ढाल मिलता है और तेज ढाल मिलने की वजह से नदियों की जो गति है, बहाव बहुत तेज हो जाती है, तीव्र हो जाती है। इस वजह से वह बहुत ज्यादा अपरदन करती है। जो नदियां हैं वह बहुत ज्यादा मिट्टी का अपरदन करती है। इस वजह से क्या हो जाता है इन क्षेत्रों में? तो इन क्षेत्रों में कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। ये मान लीजिए इस प्रकार से, आपका इस प्रकार से यहाँ पे इन क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। नदियां आपका यहाँ पे है, इतना अपरदन कर देती है कि आपका भूमि यहाँ है, आप यहाँ पे खड़े हैं इस क्षेत्र में, आपका ये भूमि यहाँ पे है और नदियां बह बह के इतना तीव्र बहती है, इतना अपरदन करती है कि गड्ढे बना लेती है। नदियां यहाँ पे गड्ढा बना ली। अब नदियां इतना नीचे में बह रही है, नदियां क्या, यहाँ भूमि यहाँ पे है और नदियां यहाँ बह रही है, इतना नीचे, इधर नीचे में बह रही है नदियां।
अब यहां से हम जल कैसे लाएंगे? इसीलिए यहाँ पे जल होने के बावजूद भी, नदियां होने के बावजूद भी यहाँ पे जल की समस्या है, क्योंकि नदी का जो जल है वो बहुत नीचे में है, लगभग 500 से 700 मीटर नीचे है। इसका जो डिस्टेंस है यहाँ पे लगभग 500 से लेके 700 मीटर, 500 से 700 मीटर नीचे है। इस क्षेत्र से, इस भूमि वाले भाग से 500 से 700 मीटर नीचे में जल बह रहा है। अब यहाँ पे जल बह रहा है तो नहर वगैरह भी बना के इसको ऊपर नहीं ला सकते हैं, तो यहाँ पे हमको जल चाहिए। खेत वगैरह सब इधर है हमारा, इधर खेत वगैरह है, जल हमें ऊपर में चाहिए लेकिन जल नीचे है, इसलिए यहाँ पे पानी की समस्या देखने को मिलता है इस क्षेत्र में। और इस क्षेत्र में पानी की समस्या को कुछ हद तक कम करने के लिए यहाँ पे इस नदी में, कहाँ पे, तो तेलंगाना पठार की इस गोदावरी वाली नदी में, गोदावरी में 2 परियोजनाएं चलती हैं। 2 परियोजनाएं कौन कौन सी? तो पहला है कालेश्वर, दूसरा है पोलवरम। यहाँ पे आपका इस स्थान पे मिलेगा कालेश्वर परियोजना और इस स्थान पे मिलेगा पोलवरम परियोजना। अब ये परियोजना किस प्रकार से है भाई? ये परियोजना किस प्रकार से पानी का यहाँ पे आपूर्ति करता है? तो ये जो परियोजना है कालेश्वर और पोलवरम, जो हमारा गोदावरी नदी में है, ये लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है। लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। अब आपके दिमाग में ये सवाल होगा कि लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट क्या होता है? हमने परियोजना तो सुना है कि नदियों में परियोजना होता है, क्या किया जाता है, तो नदियों का जो जल है उसको वहां पे डैम बना दिया जाता है नदियों में, उसके जल को स्टोर किया जाता है और उसको बहुउद्देशीय कार्यों के लिए उसका उपयोग किया जाता है। वही होता है बहुउद्देशीय परियोजना। जैसे डैम बनाए, जल वहां पे क्या हुआ, उसको हम लोग स्टोर किए और वहां से बिजली उत्पादन करते हैं। नहर बना के दूसरे जगह पहुंचाते हैं, जल को सिंचाई का व्यवस्था करवाते हैं, तो इस तरह से पीने के लिए उपयोग किया जाता है। तो बहुत तरह के उद्देश्य से क्या किया जाता है, परियोजना का काम किया जाता है, परियोजना बनाया जाता है और बहुत सारे काम उसमें किए जाते हैं नदियों में। लेकिन ये लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट क्या है? सबसे बड़ा तो बात ये है कि लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट क्या है। तो अभी हम लोग समझे कि जल कहाँ पे है, नीचे में। अब हम लोग यहाँ पे जल आपूर्ति करना चाहते हैं, यहाँ जल लाना चाहते हैं, इसको किसी तरीके से ऊपर लाना पड़ेगा। तो इसमें ये जो नदी परियोजना बना हुआ है कालेश्वर और पोलवरम, तो इसमें कुछ इसी प्रकार का व्यवस्था किया गया है। क्या किया गया है कि इस जल को ऊपर लाया गया है, इस जल को ऊपर लाया गया है। तो ऊपर लाया गया तो ये कहलाया गया लिफ्ट, ये कहलाया लिफ्ट, लिफ्ट किया गया है, लिफ्ट किया गया, जल को ऊपर लाया गया है इस परियोजना के माध्यम से, और ये हमारा कहलाया लिफ्ट, ऊपर लाया लिफ्ट। किस उद्देश्य के लिए? तो सिंचाई के लिए, सिंचाई के लिए। तो इरिगेशन मतलब होता है सिंचाई, इरिगेशन सिंचाई। तो जल को लिफ्ट किया गया, किसके लिए? तो इरिगेशन के लिए। तो इसीलिए ये कहलाया लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। तो गोदावरी में इस स्थान पे नदी में, इस नदी में जल की समस्या को दूर करने के लिए 2 परियोजनाएं बनाई गई, कालेश्वर और पोलवरम। ये दोनों परियोजनाएं लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है। लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट क्या होता है? तो जो जल है वो नीचे में है, इस जल को लिफ्ट किया गया, ऊपर उठाया गया। ऊपर उठाने के बाद इसका जल का उपयोग किस चीज के लिए किया गया? इरिगेशन के लिए, कृषि के लिए, सिंचाई के लिए। तो यही कहलाया लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। तो लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट हमारा 2 हो गया, एक गोदावरी नदी में, एक कालेश्वर और एक पोलवरम। इसमें हमें एक और बात याद रखना है कि जो कालेश्वर जो लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है, वह विश्व का सबसे बड़ा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है। पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट कालेश्वर नदी परियोजना वाला लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि गोदावरी में 2 लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट हैं, एक कालेश्वर है, एक पोलवरम है। और कालेश्वर पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा है लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। तो ये भी हमें याद हो गया। अब आगे बात करें तो आगे हमारा है कि ये जो क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र, तेलंगाना पठार और रॉयल सीमा, तो इनमें किस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो यहाँ के खनिज संसाधन की बात करें तो इन क्षेत्रों में आयरन मिलता है, कोयला मिलता है, हीरा मिलता है और बलुआ पत्थर पाया जाता है। तो हमारा जो तेलंगाना पठार है और जो ये रॉयल सीमा है, ये वाला क्षेत्र रॉयल सीमा है, तो तेलंगाना पठार और रॉयल सीमा, इन पठारों में जो खनिज संसाधन मिलता है वो हमारा है आयरन, कोयला, हीरा और बलुआ पत्थर। तो इस प्रकार के खनिज संसाधन हमें यहाँ देखने को मिलता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने तेलंगाना पठार और रॉयल सीमा इनके बारे में समझ लिया, और हमने यहाँ पे मेघालय पठार के बारे में बात किया, इसके लोकेशन की, कि मेघालय पठार हमारा इस क्षेत्र में स्थित है। पूर्वोत्तर राज्यों में जो मेघालय वाला क्षेत्र है वहां पे मेघालय पठार स्थित है,
और ये कहा तो इसका विस्तार जो है मेघालय के साथ साथ असम में भी इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है। इसमें हमने ये भी समझा। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग मेघालय पठार के बारे में डिटेल में बात करेंगे, विस्तार से इसको हम समझेंगे। तो आज का वीडियो दोस्तों हम लोग यही समाप्त करते हैं। दोस्तों हमने इसमें तेलंगाना पठार और रायलसीमा को कंप्लीट कर लिया। इससे जहां भी एग्जाम में सवाल जो बन सकता है इससे रिलेटेड उन सभी चीजों के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया है। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है दोस्तों तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वे भी हमारे वीडियो को देख सकें। और अगर आप ज्योग्राफी का पूरा प्लेलिस्ट चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरे ज्योग्राफी का फुल प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा। आप वहां से सारे हमारे ज्योग्राफी क्लास को देख सकते हैं। तो दोस्तों आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।